So now we will be talking about biodiversity's current scenario. Okay, currently what is the situation of the world biodiversity? We'll be seeing about it. So the question is, how many species do really exist on Earth and how many of them are found in India? So there is a lot variety of species that you can see existing in all over the world. Okay, their count is in millions, and also in India there is a lot of variety. Okay, it is really difficult to come to a consensus, मतलब a general agreement कि exactly कितना variety है. Okay, total number of species. It is estimated that 1.5 million species have been documented. Okay, मतलब actual में record पे है as per IUCN data. IUCN is the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके 2004 के डेटा के हिसाब से है ये वैल्यूज. एंड वी आर येट टू स्टडी अ लॉट मोर देन दीज स्पीशीज. ओके, तो ये तो ऑलरेडी स्टडीड है, इससे भी कई ज़्यादा एग्जिस्ट करती है एंड वी हैव टू स्टिल स्टडी देम एंड नोट डाउन देम. एंड ऐसा भी सिनेरियो है कि ऐसी भी कई स्पीशीज़ है जिनके बारे में अभी तक हमको आइडिया भी नहीं है, वो शायद हमको पता चलने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ऐसा भी साइंटिस्ट का मानना है. सो वी आर अनअवेयर अबाउट द स्पीसिएशन प्रोसेस दैट माइट हैव कंटिन्यूड. ओके, एंड मोस्ट ऑफ the studies that have been carried out are in temperate regions. तो अभी भी और नया स्पीशिएशन चालू है, तो नई स्पीशीज़ बन रही है, तो उनको भी पढ़ना बाकी है. एंड टेम्परेट रीजन में ही ये स्टडीज़ की गई है. ऐसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है एंड इट इज़ येट टू बी कम्प्लीटली एक्सप्लोर्ड. अभी तक वो पूरा एक्सप्लोर नहीं हो चुका है, हर एक स्पीशीज़ को हम वहाँ पे पढ़ नहीं चुके हैं. some exorbitant numbers, exorbitant मतलब unreasonable numbers है ये, like they say कि there is 20 to 50 million varieties ऐसा एग्जिस्ट करती है, ऐसा बोला गया है. बट रॉबर्ट मे says that he has given a convincing estimate कि सिर्फ 7 million species around the globe possible है. So now यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया है टू फाइंड आउट द शेयर ऑफ, मतलब कितना कंट्रीब्यूशन है इन डिफरेंट स्पीशीज़ का, प्लांट्स एंड एनिमल्स का, इन द एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी. तो करंटली जितनी भी हमको पता है उसमें इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का कितना प्रपोर्शन है. तो जितने भी नोन ऑर्गेनिजम्स हैं टोटल ओवरऑल, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, प्रोटिस्ट, बैक्टीरिया, उन सबका यहाँ पे प्रपोर्शन दिखाया है. सो टोटली रफली ये सब मिला के कितनी रफली 18 लाख स्पीशीज़ है. And I'm just talking about the species, I'm not talking about the number of organisms. Okay, please remember that. Then उसमें you can see यू बैक्टीरिया का बहुत ही थोड़ा proportion दिखाया है, प्रोटिस्ट उससे थोड़े ज़्यादा है, फंगाई उससे ज़्यादा, प्लांट्स उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा proportion किसका है, तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स का. यू हैव द वर्टिब्रेट्स, द इनवर्टिब्रेट्स. ओके, देन नॉन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स का दूसरा एक पाई चार्ट बनाया है उन्होंने. रफली द नॉन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स का एस्टिमेट है, दे आर रफली 13,15,378 स्पीशीज़. उसमें भी अगेन वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट का प्रपोर्शन यहाँ पे दिखाया है. दे हैव यूज डिफरेंट कलर्स टू इंडिकेट द प्रपोर्शन इन द पाई चार्ट. इनवर्टिब्रेट का नंबर वर्टिब्रेट से ज़्यादा है. इनवर्टिब्रेट्स आर रफली 12,56,880 स्पीशीज़, whereas vertebrates are only 58,498 species. उसमें इनवर्टिब्रेट्स में भी यू कैन सी द क्रस्टेशियंस आर स्लाइट, मतलब उनका प्रपोर्शन ये है. फिर एकिनोडर्मेटाज है, फिर स्पॉन्जेस है, स्नीडेरियंस है. स्नीडेरियंस का प्रपोर्शन क्वाइट छोटा है. देन रोटिफर्स है एंड फ्लैटवर्म्स है. फ्लैटवर्म्स का भी क्वाइट छोटा प्रपोर्शन है, लेकिन मॉलस्क का क्वाइट ब्रॉड प्रपोर्शन है. एनालीड वर्म्स और निमेटोड वर्म्स का अगेन छोटा सा प्रपोर्शन है. एरेक्निडे क्वाइट लार्ज है, बट उससे भी ज़्यादा व्हाट यू कैन सी द सबसे ज़्यादा प्रपोर्शन ये जो दिखाया है पर्पल कलर में, दैट इज इंसेक्ट्स. ओके, एंड व्हाट अबाउट दिस, सॉरी लैवेंडर कलर में. ओके, दिस इज द इंसेक्ट्स. एंड वर्टिब्रेट्स जो है ये तो इनवर्टिब्रेट्स हो गए इतने सारे. अभी वर्टिब्रेट्स देखो, उनका प्रपोर्शन इतना सही है, उसमें भी थोड़ा फिशेस है, थोड़ा एम्फीबियंस है, थोड़ा रेप्टाइल्स है, थोड़ा बर्ड्स है और थोड़ा मैमल्स है. तो we the mammals are very less in proportion compared to the insects and other invertebrate organisms. Okay, then
द नॉन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स टोटल कितनी स्पीशीज़ हैं, तो अराउंड 2,87,655 स्पीशीज़ नोन है. उसमें भी वी हैव स्टडीड किंगडम प्लांटी इन 11th स्टैंडर्ड. वी नो देयर आर what we say, the thallophytes, the bryophytes, the pteridophytes, the gymnosperms and the angiosperms. Okay, flowering, non-flowering, फिर monocot, dicot and all those varieties. तो उसमें हर एक का proportion देख लो. You can see ferns quite proportion में और उतनी proportion में mosses है. And they both you can see belong to bryophytes, whereas if you see fern is a pteridophyte and mosses is a bryophyte. तो bryophyte और pteridophytes का proportion same है. फिर conifer trees काफ़ी कम है. flowering plants में you can see there is monocot and dicot. उसमें भी monocot का proportion dicot के comparison में काफ़ी कम है. dicot is having the maximum number of the dicot plants are in maximum number. Okay. So this is a graphical representation regarding the organisms, the plants, animals that are existing and जिनके बारे में हमको नॉलेज है. जो अनडिस्कवर्ड है अभी तो वो इस कैलकुलेशन में आई नहीं है. जैसे वो आएंगे ये कैलकुलेशंस बदल जाएंगे, ये चार्ट शायद डिफर हो जाएंगे. ठीक है. देन सो दिस इज करंटली जस्ट टेलिंग अस व्हाट इज द करंट सिनेरियो. तो द एक्सप्लेनेशन गोज फर्दर लाइक दैट कि ये जो डायग्राम्स है इसमें हमको प्रोकैरियोट्स के बारे में कोई डेटा नहीं दिखाई दिया है उन्होंने. मोनेरियन स्पीशीज़ आर नॉट कल्टिवेबल अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस. ओके, तो शायद इसकी वजह से उनका यहाँ पे प्रोकैरियोट्स आर किंगडम मोनेरा को बिलोंग करते हैं, तो उनके बारे में ज़्यादा डेटा नहीं है, तो उसका मेंशनिंग भी यहाँ पे कैलकुलेशन भी नहीं है. एंड कन्वेंशनल जो टैक्सोनॉमिक मेथड्स हैं दे आर नॉट सूटेबल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक स्पीशीज़. टैक्सोनॉमिक मेथड्स वो होते हैं जिससे हम लोग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डालते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से. तो वो कहीं पे लैकिंग है, जिसकी वजह से इन प्रोकैरियोटिक स्पीशीज़ को करेक्टली क्लासीफाई करके रखना बहुत डिफिकल्ट है. देन इंडिया बोस्ट, मतलब इट टॉक्स, इट हैज़ अ प्राइड बिकॉज India shares a handsome amount of total biodiversity wealth of the earth, that is 8.1%. Okay, and टोटल 12 मेगा कंट्रीज़ मैंने बताया ऑलरेडी, वो 17 है रफली अराउंड द ग्लोब. जो मेगा डाइवर्सिटी वाली कंट्रीज़ है उसमें इंडिया का मेगा डाइवर्सिटी कितना है, तो 2.4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड. ये उनका लैंड एरिया है एंड वर्ल्ड के लैंड एरिया के कंपैरिजन में. और कितनी वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ आइडेंटिफाइड है यहाँ पे, तो 45,000 प्लांट स्पीशीज़ एंड नियरली उससे भी डबल नंबर ऑफ एनिमल वैराइटीज़ makes the natural wealth of India. So if we consider the May's estimate, May is the name of the scientist, उसका estimate of global biodiversity, तो पूरे ग्लोब की बायोडाइवर्सिटी के कंपैरिजन में इंडिया अलोन हैज़ अ शेयर ऑफ 22% ऑफ द नेचुरल वेल्थ. ओके, तो इट्स अ वेरी क्वाइट अ बिग chunk of the biodiversity. This situation underlines the need of taxonomists to study the biodiversity. तो इसीलिए taxonomist को यहाँ की biodiversity study करनी चाहिए. And the major concern is but कि there is a loss of these varieties even before we study them, identify them. वो गायब हो रही है because of activities like reclamation. Reclamation is where you are trying to wasteland पे cultivation करते हो, या लैंड अंडर वाटर था अर्लियर एंड फिर उसको तुम लोग कन्वर्ट कर देते हो, तो तुम इकोसिस्टम को कहीं से मॉडिफाई कर रहे हो, तो इसकी वजह से शायद ये स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाए और एक्सटिंक्ट हो जाती है, और हमारी स्टडी करने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो जाती है. या फिर एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज वी ह्यूमन्स यूज द फॉरेस्ट अ लॉट, ओके, बियॉन्ड आवर नीड्स we are using it, and because of that the ecosystem is getting disturbed and the species are becoming extinct. Then the next thing is कि डू यू नो में उन्होंने दिया है कि ग्रुप ऑफ नेचुरलिस्ट प्रूफ दैट एक लिजार्ड का वैरायटी था जो अंबोली घाट ऑफ महाराष्ट्र में मिस आइडेंटिफाई हुआ था. ओके, दे थॉट इट इज़ अ न्यू स्पीशीज बट इट वॉज नॉट अ न्यू स्पीशीज. दे प्रूव्ड इट ऑन द बेसिस ऑफ DNA प्रोफाइलिंग. ओके, यहाँ पे जेनेटिक्स की मदद अभी वो लोग ले रहे हैं, as well as उसका morphological features depending on the number of glands and the scales present on the legs of that lizard. Earlier they thought it to be Hemidactylus brooki, a lizard which is now renamed as Hemidactylus viradgiri. Okay, तो what we can see कि उनका misdiagnosis हुआ था उस lizard के बारे में.
अलग, पहले उसको अलग नाम दिया गया था, अभी उसका नाम चेंज कर दिया गया है इन द ऑनर ऑफ द रिनाउंड हर्पेटोलॉजिस्ट. हु इज़ अ हर्पेटोलॉजिस्ट? द पर्सन who studies this amphibians and reptiles. Okay, he was also a conservationist, the one who works for conservation of nature and the organisms. डॉक्टर वरदगिरी के नाम से इस वरदगिरी ये नाम उधर से दिया गया है. एंड दे ऑल्सो प्रूव दैट द ब्रूकी वैरायटी इज़ बेसिकली, उनको लगा था पहले कि ये हेमिडैक्टिलस ब्रूकी, ब्रूकी एक्चुअली यहाँ पे इंडिया में नहीं दिखता, वो कहीं किस आई थिंक सो साउथ अफ्रीका या कहीं पे तो मिलता है, तो उनको लगा ये वही वैरायटी है जो इंडिया में दिखा है, लेकिन ये अलग था, तो अलग था इसलिए दूसरा नाम देना पड़ा. तो एक्चुअली सॉरी आई मिस इंटरप्रिटेटेड, इट इज़ एक्चुअली अ न्यू वैरायटी विच वॉज फाउंड, तो इसीलिए फिर उसको एक नया नाम दिया गया फ्रॉम द नेम ऑफ द हर्पेटोलॉजिस्ट हू डिस्कवर्ड इट, दैट इज़ डॉक्टर वरदगिरी. ओके, तो दिस वॉज हाउ दे केम टू नो कि एक नया वैरायटी उनको मिला वेस्टर्न घाट्स में. देन next to that, ऐसे तो they believe कि there are many reptiles and amphibians which are yet to be studied and yet to be even discovered. Okay, then internet is my friend में उन्होंने पूछा है find out information about zoological survey of India and the botanical survey of India. So now talking about these things, these are the organizations. Obviously zoological survey of India is a government organization which is working for like it was founded on 1st July 1916 by the government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Okay, Indian organization में यहाँ पे इस organization, it is an Indian organization जहाँ पे zoological research किया जाता है. They survey, they do research on the existing animals in the country. Okay, and it is 103 years ago मतलब establish हुआ था ये organization. देन इसका हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है एंड लोकेशन दैट इज़ वेस्ट बंगाल बेसिकली. एंड द डायरेक्टर, द इंचार्ज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज डॉक्टर कैलाश चंद्र. देन नेक्स्ट इज द बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया. दिस वॉज फाउंडेड 13 फरवरी 1890 में, अगेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन का अंडर. But for what? For survey and research related to the plant resources, the endangered species of India. इसमें ये लोग सैम्पल कलेक्ट करते हैं एंड दे ट्राई टू मेंटेन द जर्म प्लाज्म, वो स्टोर करते हैं उनको. ये न्यू टेक्निक्स है, जीन बैंक्स बनाते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का, उसका जेनेटिक स्टोर करते हैं, इन प्लांट्स को पेटेंट कर लेते हैं एंड वल्नरेबल प्लांट स्पीशीज़ को या एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज़ को बचाने की कोशिश करते हैं. बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सिंबल इज़ अ बैनियन ट्री. ओके, एंड ये इसका हेडक्वार्टर्स इज एट अगेन कोलकाता. ओके, देन अदर थिंग्स नाउ वी विल सी फर्दर कि यू मे विजिट द जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुणे ऑफिस उनका है एक यहाँ पे महाराष्ट्र में, एंड फाइंड आउट इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेचुरल, हाउ द नेचुरल वेल्थ इज कंजर्व्ड. ओके, तो हाउ टू कंजर्व द नेचुरल वेल्थ, तो नेचुरल वेल्थ के अंदर सब कुछ आता है. दे कंजर्व द सॉइल. ओके, हाउ? बाय डूइंग रिफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ट्रीज, तो वो सॉइल को होल्ड करके रखेंगे. फिर माउंटेन स्लोप्स पे भी प्लांटेशंस करते हैं ताकि सॉइल वाटर, रेन वाटर के साथ फ्लो ऑफ ना हो जाए. सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखते हैं बाय एडिंग नेचुरल फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स एक्सेट्रा. प्लस क्रॉप रोटेशन में रखते हैं ताकि एक ही क्रॉप सारा न्यूट्रिएंट यूज़ ना करे दूसरा क्रॉप. जैसे हम लोग ने देखा है कि हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट्स को बीच बीच में कल्टीवेट करते हैं बिकॉज उसके नोड्यूल्स में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज है वो बैक्टीरिया सॉइल में नाइट्रोजन लेवल अगेन इंक्रीज कर देते हैं. ओके, फिर कंजर्वेशन ऑफ वाटर भी इसी के अंडर आएगा. वाटर कंजर्वेशन के लिए हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे ताकि हम जो डिप्लीटेड ग्राउंड वाटर लेवल है उसको रिस्टोर कर सकें. फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को ट्रीट करेंगे, पहले क्लीन करेंगे और फिर ही वाटर बॉडीज़ में रिलीज करेंगे ताकि वाटर पोल्यूशन कंट्रोल में रहे. डैम्स और रिजर्वायर्स हम लोग बनाते हैं वाटर स्टोरेज के लिए, एट द सेम टाइम उससे हम लोग एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. देन ग्रोइंग फ्लोरास टू हेल्प प्रिवेंट द फ्लो ऑफ वाटर. हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं ताकि पानी सॉइल, पता है ना, सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ता है बिकॉज ऑफ द प्लांटेशन ओवर देयर. सो इससे ग्राउंड वाटर लेवल्स बढ़ सकेंगे. फिर एनर्जी सोर्सेस को भी हमको बचाना है, जैसे नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड नेचुरल गैस एक्सेट्रा जो डे बाय डे डिप्लीट होता जा रहा है. तो वी हैव टू फाइंड ऑल्टरनेटिव व्हाट वी से ग्रीन टेक्नोलॉजी
को प्रमोट करना है हमको, सोलर पैनल्स यूज़ करने हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इनसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। एंड इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ावा देके हम लोग फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन कम करवा सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम वी कैन बी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड ऑल्सो। Then exploitation of this non-renewable resources of energy, that is fossil fuels, उसका exploitation stop करना है, उसके बारे में awareness create करना ज़रूरी है। Another measure that is done is biodiversity को protect करना, either in situ within their environment या फिर ex situ, that is outside their environment in the form of seed banks या फिर pollen banks या botanical gardens बना के, zoos create करके। So these are all the different ways how the natural wealth can be conserved. Okay.